तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FST 8। लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपको जो है एक बड़ा सा क्वेश्चन है बट डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पहले तो बोला है कि जो है एक लिक्विड है ए, एक कंपाउंड ए है जिसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो क्या इंफॉर्मेशन निकल के आया कि इसमें कार्बन जो है आपका प्रेजेंट है 88.16% और जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारा 11.18%। ये आपका जो है 84% यह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो, आप जो है आइडिया लगा सकते हो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा या एक तरीके से बोला जाए एम्पेरिकल फार्मूला होगा, ये इसके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। देन क्या इंफॉर्मेशन बोला है कि जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो इसमें आपको 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड केस क्या है, अब उसके अलावा जब इसमें हम लोग करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जब हम लोग देख रहे हैं आफ्टर हाइड्रोजनेशन, तो ये जो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है 4 मिथाइल 1 आइसोप्रोपाइल आपका साइक्लोहेक्सेन, ये बन के आ रहा है प्रोडक्ट फाइन जब हाइड्रोजनेशन। और इन सभी डिफरेंट, और एक इन्होंने प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, एक और चीज मेंशन किया हुआ है कि जब इसको हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, कौन सा ओजोनोलिसिस, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बिकॉज इन्होंने H2O2 भी यूज किया हुआ है। तो जो है क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है आपका, इस केस में प्रोडक्ट बन के आ रहा है CH3C+O CH2 CH C+O CH3 CH2 C+1, ये आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है। अब इसके बेसिस पे आइडिया लगाना है कि जो हमारा प्रोडक्ट ए है ये का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले तो हम लोग जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आइडिया लगा लेते हैं या एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में ही आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि आपको जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा जब आप ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे। तो पहले देख लेते हैं इसको कैसे अप्रोच कैसे जाता है कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इसको इसके कंसीडर कर लेते हो कि मैं 100 ग्राम ले लिया, कंसीडर कर लिया, वेट कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें से 88.16 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, और 11.84 ग्राम क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो अगर इतना ग्राम है तो कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 12 से इसको डिवाइड करोगे, आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यही अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये अराउंड आपको 7.35 के आसपास मिलेगा। देन इसको अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा आपका 11.84, वो तो 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा। देन उसके बाद क्या करते थे, इसको हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते थे। तो जो है इसको क्या डिवाइड करोगे, 7.35 से ही डिवाइड करोगे, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 1। इसको अगर आप 7.35 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा 1.6। अब इसको हम लोग को एक इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 10 से, ये दे देगा 10 और ये दे देगा आपको 16, यानी कि जो एम्पेरिकल फार्मूला जाएगा C10H16 ये आपका जाएगा। यानी कंपाउंड का DU क्या हो सकता है इस केस में अगर निकालो तो DU हो जाएगा आपका इस केस में 3, ये होगा आपका DU, क्योंकि आपके पास ये दिया हुआ है और बोला है कि ऑलरेडी 2 इक्विवेलेंट। अब देखो, अब इसके बारे में फर्दर इसमें आइडिया निकालना है कैसे। तो हाइड्रोजनेशन कराने में 2 इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है, यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल होगा ये में DU3 का मीनिंग क्या होगा कि 2 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक क्या हो जाएगा, एक DU क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिंग इज प्रेजेंट। और ये इस चीज को जो है कंफर्म कर रहा है, जो आगे का रिएक्शन है जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं उस चीज को कंफर्म कर ही रहा है। तो ये जो है DU3, ये अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। इसके बाद इन्होंने ओजोनोलिसिस दिया किया है। तो ओजोनोलिसिस का एक बार हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से जो है प्रोडक्ट रहा होगा। ये हम लोग का जो रिएक्टेंट है बेस्ड ऑन गिवन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। तो क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तो आइडिया ये हो सकता है कि आप इन दोनों को ज्वाइन करो, या तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक रिंग बना लो। एक बार केस इसको कंसीडर करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। तो उसके आइडिया के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, जस्ट एज्यूम करो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग देगा। 1 2 3 4 5 आपका 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग यहाँ पे आएगा। तो क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है अगर इसमें कंसीडर किया जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखते हैं इसको बना के, क्योंकि 6 मेंबर का रिंग चाहिए तो इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 में इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो हम लोग का जो रिएक्टेंट है बेसिकली ऐसे मैच करेगा। तो हम लोग का रिएक्टेंट इस केस में क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से ये मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए था, ये कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड,
इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये कुछ केस होगा। तो यहाँ पे जो है देख भी सकते हो कि जब इसको मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, ये बॉन्ड यहाँ ओजोनोलिसिस कराया जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लिक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लिक हो जाएगा, तो ये दे देगा COCH3 फोर्थ पोजीशन पे। एंड देन अदर जो है आप उसी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है हम लोग का आ गया, इसको बोलते हैं लिमोनिन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, हाइड्रोजन डिफिशियंसी ड्यू ऑफ कंपाउंड ए इज, तो कंपाउंड ए का जो ड्यू है 3 होगा, बिल्कुल 2 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, पहले ही हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, तो आंसर ए करेक्ट है। बी की बात कर लेते हैं। कंपाउंड ए कंटेन 1 मिथाइल एथिनाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो ये ग्रुप अगर देखो आप इसको नेम कैसे करोगे आप, 1 2, इसको पढ़ा क्या जाएगा 1 मिथाइल एथिनाइल, तो ये भी आंसर आपका ऑप्शन करेक्ट है, एथिनाइल, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, तो जो है ये भी करेक्ट है। सी के बाद बात करें तो बोला गया आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ ए गिव 5 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ऑन द मोनोक्लोरिनेशन। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग अगर इसको हाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, तो होगा क्या कि प्रोडक्ट कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। इसके बाद इन्होंने बोला है 5 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बन के आएगा, तो बनाओ एक बार, 1 2 3, ये हो गया 4 5 और 6 7 प्रोडक्ट आ रहा है, यानी यहाँ पूछा है 5 मेंशन किया हुआ है, तो दैट इज इनकरेक्ट। डी की बात करते हैं कि कंपाउंड ए डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, बिल्कुल जब डबल बॉन्ड है तो उसको डीकलराइज करेगा, उस टेस्ट को देगा ही। यानी कि अगर 51 की बात करें तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी विल बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। तो ये GOC का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसी से क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो पहले केस देखते चलते हैं। पहले केस में इन्होंने क्या बोला है, इनॉल कंटेंट, ठीक है। तो इनॉल कंटेंट को कैसे बेसिकली देख सकते हैं हम लोग कि जो कार्बन आयन, क्योंकि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, थ्रू कार्बन आयन के थ्रू जाएगा रिएक्शन, तो कार्बन आयन तभी देखा जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, उस केस में हम लोग को जो है ज्यादा परसेंटेज इनॉल मिलेगा। तो इस केस को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, बिकॉज ये इनॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कर देता हूँ, इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, यहाँ से कार्बन आयन फॉर्म करके इस हाइड्रोजन से। अब आप चेक कर लो कि किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो क्लियरली देखोगे कि इन दैट केस ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसका थोड़ा हम लोग -I इफेक्ट भी देखते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन मिलेगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन तो जो है रिलेटिव पॉइंट होता है, बट इथाइल के केस में आप +I इफेक्ट देखोगे और यहाँ पे भी +I इफेक्ट देखोगे। नो डाउट ड्यू टू +I इफेक्ट ये क्या करेगा, इसको डीस्टेबलाइज करेगा। अगर डीस्टेबलाइज करेगा तो इनॉल कंटेंट कम हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें, नो डाउट इसका सबसे ज्यादा, देन हाइड्रोजन इस पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि फिनाइल फॉलोड बाय हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन के बाद क्या आना चाहिए, मिथाइल आना चाहिए, ना कि इथाइल आएगा, तो मिथाइल फॉलोड बाय इथाइल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया हुआ है। एक बार अगर परसेंटेज की बात कर लें, जो डेटा वैल्यूज है इसके लिए, ये इस केस में आप अराउंड 30% के आसपास में इनॉल कंटेंट देखोगे। इस केस में जो है अगर आए तो हम लोग 7.5% तक आएगा। इस केस में कंसीडर करोगे तो 3% और इसमें 4%, यानी कि मिथाइल के केस में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज मिथाइल का +I इफेक्ट कम है कंपेयर टू इथाइल, यानी कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं। बी में क्या बोला है, एसिडिक स्ट्रेंथ, जो नाइट्रोफिनॉल्स है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया गया। तो हम लोग को पता है NO2 इज स्ट्रॉन्ग -M एज वेल एज द -I2। अब जितना ज्यादा इसमें केस नाइट्रो ग्रुप होंगे उसका उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो बात कर ले इसमें, तो सबसे ज्यादा तो नो डाउट पिक्रिक एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का रहेगा। देन डाइनाइट्रोफिनॉल है तो इसका ज्यादा होगा। देन अर्थो दिया हुआ है, अर्थो के बाद मेटा और पैरा दिया हुआ है, यहाँ पे गलत इसको जो है दिया हुआ है। सबसे ज्यादा अगर इन तीनों में आप कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा आता है पैरा। पैरा को फॉलो करता है अर्थो और अर्थो को फॉलो करता है मेटा। बिकॉज देखो मेटा जब पोजीशन पे रहेगा तो -M तो इसमें नहीं काम करेगा ना, इसका केवल -I ही काम कर रहा है। लेकिन जब ये अर्थो और पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पे इसका -M एज वेल एज द -I दोनों भी काम कर रहा है। अब किसी के मन में डाउट आ सकता है कि पैरा का स्लाइटली अर्थो से ज्यादा क्या है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से इसको डीप्रोटोनेट कराना इजी नहीं होगा, यानी पैरा स्लाइटली ज्यादा होगा, पैरा फॉलो करेगा अर्थो, अर्थो देन मेटा, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। सी की बात करते हैं। तो सी में क्या दिया हुआ है, फिनॉल, देन मेटाक्रिजोल, पैराक्रिजोल और अर्थोक्रिजोल। अब
आपको पता होगा CH3 कैसा ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा और जो है ये प्लस आई इफेक्ट भी जनरेट करेगा। तो उस बेसिस पे आइडिया लगाया जा सकता है इन दोनों इफेक्ट से क्या होगा, एसिडिक की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा फिनॉल हो गया। फिनॉल के बाद इस केस में क्या होगा कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं दिखाने जा रहा है। अगर आपको आइडिया हो टोल्यूइन के केस में जैसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसा इस केस में नहीं दिखाया जाएगा, बिकॉज ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, यानी केवल इसमें हम लोग को इसका प्लस आई इफेक्ट ही देखना है। यहां पे बात करो तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दोनों काम कर रहे हैं, यहां पे भी वही काम करे। यहां पे इन दोनों में कैसे रिलेट किया जा सकता है, बिकॉज यहां पे देखोगे तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, 1,4 पोजीशन पे है और ये 1,2 पोजीशन पे है, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो जाएगा। तो यानी कि ऑर्डर करेक्ट है हम लोग का, जो है फिनॉल हो गया, देन मेटा क्रिजॉल हो गया, देन पैरा, देन लास्ट में ऑर्थो, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। तो डी में क्या बोला है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया हुआ है। तो दोनों केस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस सिंपल सा ये है कि ये नाइट्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पे है। अब जब ब्रिज हेड कार्बन पे है और तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा आपका कि इन दैट केस नाइट्रोजन इन्वर्जन नहीं होगा, नो नाइट्रोजन इन्वर्जन, या जिसको हम लोग अमाइन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इस केस में तो नहीं होगा, लेकिन इस केस में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन इन्वर्जन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब नाइट्रोजन इन्वर्जन होगा तो होगा क्या कि लोन पेयर का जो डायरेक्शन है फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा। अब जब लोन पेयर फ्रीक्वेंटली अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो अवेलेबल नहीं रहेगा प्रोटोनेशन के लिए, यानी बोल सकते हो कि जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा फॉर द केस ऑफ अगर नाइट्रोजन इन्वर्जन अकर होता है। तो क्लियरली इस केस में नाइट्रोजन इन्वर्जन होगा, इसमें नहीं होगा, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, यानी कि डी आंसर भी करेक्ट है इस केस में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 52 के लिए, तो सी एंड डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, आपको इन्होंने एक कीटोन दिया हुआ है और साथ में ये एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ है, यानी कि बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। अब बोला गया है कि विच टेस्ट कैन बी डू टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड, कैसे जो है कौन सा टेस्ट इसके लिए बेहतर होगा। तो जो है एक वन बाई वन देखते चले। इसमें ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट कैन नॉट बी, सॉरी इसमें पूछा है कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय। तो पहला केस देखो टॉलेंस रिएजेंट, नो डाउट यहाँ पे क्या होगा कि ये निगेटिव देगा टेस्ट, बिकॉज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए कराते हैं हम लोग, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट कराते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर एक में निगेटिव आ रहा है एक में पॉजिटिव, यानी कि इस टेस्ट को आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें निगेटिव आएगा। इस केस में क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे भी निगेटिव ही आएगा, बिकॉज जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए होता है, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड इसको पॉजिटिव टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजाल्डिहाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगा। देन आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें, दोनों के केस में आइडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव होगा, बिकॉज आइडोफॉर्म के लिए तो आपको क्या चाहिए होगा, मिथाइल कीटोन चाहिए होगा या मिथाइल एल्डिहाइड, तो ये तो ग्रुप है नहीं इस केस में, यानी इस केस में भी निगेटिव हो जाएगा और इस केस में भी आपका टेस्ट निगेटिव आएगा। 2,4 DNP टेस्ट, एक इसके लिए होता है कार्बोनिल कंपाउंड, या तो एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। तो 2,4 DNP टेस्ट की बात करें तो इस केस में पॉजिटिव आएगा, इस केस में पॉजिटिव आएगा। अब पूछा है कि विच टेस्ट वी कैन नॉट डू टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड, कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो क्लियरली टॉलेंस में तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, लेकिन बी सी डी की बात करें तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, यानी हमारे इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 54 इन्होंने फ्रेम किया हुआ है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। तो बोला गया है कि डी ग्लूकोज एंड एल गैलेक्टोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट है क्या। ये एपीमर्स होते हैं कि जब हम लोग जो हेमी एसिटल वाला कार्बन होता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, या हेमी एसिटल कार्बन बोल दो, उसके अलावा अगर ओरिएंटेशन में केवल चेंज आता है तो उसको एपीमर बोला जाएगा। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ये तो हेमी एसिटल फॉर्म में इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन इस कार्बन के अलावा अगर ओरिएंटेशन में, केवल इस कार्बन के अलावा अगर ओरिएंटेशन में डिफर आता है तब एपीमर्स बोला जाएगा। गैलेक्टोज के केस में आप देखो तो इस केस में यहाँ पे भी कार्बन में डिफरेंस आया हुआ है, इस कार्बन के अलावा भी जो है डिफरेंस आ गया, तो यानी कि इन दोनों को आप जो है, अगर मैं कार्बन 1 बोलता हूँ, इसको कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, तो इस केस में क्या हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 केस क्या हुआ है कि 5 के अलॉन्ग ये डिफर कर रहा है। एपीमर्स के लिए क्या होना चाहिए कि केवल कार्बन नंबर 2 के अलॉन्ग जो ओरिएंटेशन है उसमें डिफरेंस है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन आप बात करते हैं सेकंड की, बी ऑप्शन बी क्या बोला है, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ऑप्शन बी में क्या बोला है, फ्रक्टोज एंड मैनोज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो है अगर आप देखो तो जो है C6H12O6 दोनों के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
फंक्शनल ग्रुप जो है डिफर कर रहे हैं। इस केस में क्या है, आपका एल्डिहाइड है और इसमें क्या है, एक कीटोन ग्रुप है। तो क्लियरली बी आंसर इज करेक्ट। देन ऑप्शन सी की बात करूं, जो है सी में क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज एंड मैनोज। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एपीमर्स होंगे। अगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, 1 हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, यहां पे बात कर ले 1 2 3 4 5, दोनों में ओरिएंटेशन में कहां डिफरेंस आ रहा है, केवल यहां पे। दे आर डायस्टिमर्स ऑफ ईच अदर, ये तो बात है ही करेक्ट, बट इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के एपीमर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर, तो क्लियरली जो है दे आर डायस्टिमर, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। और यही हम लोग से मेंशन भी किया है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, यानी कि ये हम लोग का हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज, और ये हो गया हम लोग का बीटा फॉर्म, ये हो गया बीटा फॉर्म। इन दोनों में क्या बोला है कि दे आर एनॉमर्स ऑफ ईच अदर। हम लोग को वेल में पता है, पढ़ाया ही जाता है कि ये कहां पे डिफर करते हैं, ये डिफर करते हैं कार्बन नंबर 1 जो कि हम लोग का उस केस में है। तो अगर इसके अलावा ओरिएंटेशन में डिफर होगा, इन अवर प्रोजेक्शन में देख सकते हो हाइड्रोजन और OH अपोजिट ओरिएंटेशन में है, और यहाँ पे OH और H इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो दे आर एनॉमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट, एनॉमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि डी इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54 दैट विल बी बी सी एंड डी विल बी करेक्ट। 5 देखो, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो मेजर रिएक्शंस है उससे इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। अच्छे प्रॉब्लम्स इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है इन्होंने, कि इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया फर्स्ट स्टेज में। कैसे कराएंगे, तो हम लोग करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दोगे। मैं नंबरिंग कर देता हूं सच दैट हमारे लिए ये सिंपल हो जाए प्रोडक्ट बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो है लीनियर चेन ये बन के आ जाएगा। किस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो है 6 7 8, इस तरीके से कुछ केस होगा। अब आप देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड पोजीशन पे CO ग्रुप, और यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे CO, ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होगा। इसके बाद इन्होंने क्या कराया हुआ है, डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया हुआ है। डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, इसको अगर आपको आइडिया हो कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन में जाएगा। कैसे रिएक्शन होगा, तो NaOH इसको डीप्रोटोनेट करेगा तो कार्बन आयन फॉर्म करेगा, ये कार्बन आयन इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन अकर होगा। कितने मेंबर रिंग बनेंगे, 1 2 3 4 5, नो डाउट 6 मेंबर रिंग बन के आ रहा है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा, बिकॉज फर्दर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो प्रोडक्ट हम लोग बार बार मेंशन करते हैं। यहां पे प्रोडक्ट बन के आता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो कैसे कैसे कि किस तरीके से आप कंसीडर करोगे प्रोडक्ट, तो देखो इसमें प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, नो डाउट यहाँ पे COOH रहेगा, राइट, सॉरी CH3 रहेगा, और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे। फाइनल इसको जब कंडेंसेशन कराया जाएगा तो ऑब्वियसली ये OH यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाया। क्या इस केस में करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। यहाँ पे अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी की बात करते हैं, तो बी भी फेमस रिएक्शन है आपका, इसको बोलते हैं बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। और ये रिएक्शन कहां पे देखते हैं हम लोग, ये रिएक्शन देखते हैं जब यहाँ पे डाई कार्बोनिल कंपाउंड रहता है अल्फा बीटा पोजीशन पे। और ये रिएक्शंस की खासियत क्या है कि जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बन के आता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आता है प्रोडक्ट। कैसे रिएक्शन होता है, थोड़ा सा मैं आइडिया इसमें देते चलता हूं। होगा क्या कि ये जो NaOH है नो डाउट बेस है, तो न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा आपको जो है समझना पड़ेगा कि जब ये हम लोग बना दे रहे हैं, मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लेता हूं, इसको ग्रुप को, यहाँ पे आप जो है साइड ग्रुप कंसीडर कर सकते हो, बट प्रोडक्ट के लिए मैं जाता हूँ O-, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट इसका कैसे देखने को मिलता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड। अब यहां से ग्रुप कौन सा रीअरेंजमेंट में जाता है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करके यहां पे आ जाता है। ये हम लोग बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में देखते हैं। अब जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो अब इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। और रिंग क्या हो गया, रिंग जो है शॉर्टर हो गया, एक तरीके से रिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन अकर हुआ है, 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही केस देखेंगे, तो एक तो रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका एल्कोहल में। तो ये
आपको जो है दे देगा क्या, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एक बार इसको मैकेनिज्म दोबारा देख लेना किस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका बी आंसर इज करेक्ट। देन बात करते हैं हम लोग ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी भी आपका आसान रिएक्शन है। क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, क्लोरो कंपाउंड दिया हुआ है और इसको मैग्नीशियम ड्राई के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो होगा क्या कि जब इसको आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन की, इस पार्टिकुलर रिएजेंट की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे ये बॉन्ड इजिली क्लीव किया जा सकता है और ये जनरेट कर सकता है कार्बन है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज मैं कंसीडर कर सकता हूं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा इस डबल बॉन्ड के लिए, इस तरीके से जाएगा। रिंग आप कंसीडर कर लो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे फर्दर इसको क्या किया इन्होंने, फर्दर इसको ट्रीट किया हुआ इन्होंने aqueous अमोनियम क्लोराइड के साथ में। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका जो है इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा, ये बनेगा ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे आपका आ गया OH ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यानी कि सी इज करेक्ट। डी की बात करें तो डी में क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत बार इसको डिस्कस किया गया होगा कि जैसे इसको आप जो है हीट करो, माइल्ड हीट किया जाए तो ये डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा। बट क्या यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे क्यों नहीं पॉसिबल लगता है, बिकॉज अगर मैं कंसीडर करूं ये मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप देखते हो रिएक्शन क्या होता है इस केस में, रिएक्शन ये पहले कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हम लोग दिखाते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आना चाहिए इनॉल फॉर्म, और यहाँ पे ये कुछ 6 मेंबर रिंग इस तरीके से बनाएगा, तब जाके ये हम लोग कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब प्रॉब्लम क्या इस केस में छुपा हुआ है कि ये तो इनॉल अगर देखा जाए डबल बॉन्ड कहां पे आया हुआ है, ब्रिज हेड कार्बन पे। और हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग कि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड कार्बन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होगा। यानी अगर कंपाउंड को यहां तक पहुंचना है प्रोडक्ट में इस रिएक्टेंट को, तो इसके थ्रू पास करना पड़ेगा। और ये तो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, और जब ये हाईली अनस्टेबल है तो इन दैट केस इसका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में नहीं सोचा जा सकता है। यानी क्लियरली आपका अगर ये आंसर बोला जाए तो डी इज इनकरेक्ट। अब जो है 55 के केस में क्या आंसर हो जाएगा, क्लियरली 55 के लिए आप आप इसके लिए बी और सी कंसीडर कर सकते हो। 56 ए आपको जो है बेंजीन के कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि इन विच केस करेक्टली प्रोडक्ट इज रिपोर्टेड। अब आप देखो कि फर्स्ट केस में क्या है कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe यूज किया गया है। तो क्या ये रिएक्शन कहां पे अकर होगा, अगर आप इस केस में कंसीडर करो, नो डाउट ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकता है डबल बॉन्ड के लॉन्ग भी, और जो है आपका बेंजीन रिंग के लॉन्ग। लेकिन केस क्या है कि अगर आप इसमें देखो तो बेसिकली रिएक्शन क्या आकर हो रहा है कि ब्रोमीन जो है यहाँ पे जाके रिएक्ट करना चाहिए बेंजीन रिंग पे। बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा स्लाइटली ज्यादा होगा टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या कराया है, इन्होंने एडिशन कराया, तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, तो आयरन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है FeBr3 जो एज अ कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करेगा। तो बी के केस में क्या हुआ है, बी में भी सिमिलर रिएक्शन है। तो बी में क्या हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर हुआ है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, तो यानी कि बी इज करेक्ट। सी की बात करें तो सी के केस में क्या हुआ है, इन्होंने बेंजीन लिया हुआ है और इसके साथ में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इन्होंने ये यूज किया हुआ है। अब इसके केस में क्या होगा कि एसिड लिया हुआ है, एसिड का रोल क्या होगा कि इसको ये प्रोटोनेट करेगा, यहां से ये H2O रिमूव कर दिया जाएगा, ये बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो रीअरेंज होकर 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा और यहां पे एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। यानी कि जो है देख सकते हो यहाँ पे टर्सरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्लियरली सी इज करेक्ट। डी की बात करते हैं। डी के केस में क्या दिया हुआ है, इन्होंने बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है और इस पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा रहा है AlCl3 एज अ कैटलिस्ट वंस अगेन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हम लोग को पता है कि हाईली रिंग डीएक्टिवेटिंग -M ग्रुप है और -I ग्रुप है। तो यहाँ पे फर्दर इसका जो एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना, वो स्लाइटली डिफिकल्ट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट माना जा सकता है कि द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू प्रोसीड, यानी कि डी केस भी हम लोग का इनकरेक्ट हो जाता है। तो क्लियरली 56 के लिए आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी विल बी करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 और 60 पे देखें तो पैराग्राफ दिया हुआ है, एक बड़ा सा पैराग्राफ है
बट इस जो इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सभी इंफॉर्मेशन की हमको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार देखते चलते हैं क्या इसमें मेंशन किया हुआ है कि एक बॉटल है जिसमें ए बी सी 3 कंपाउंड फिलअप है। हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा अमाइंस है, बट ये मेंशन किया गया है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये दिया हुआ है C8H11 यानी कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या टेस्ट दिया हुआ है, उस टेस्ट की बेसिस पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो पहला केस क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड ए एंड बी गिव्स ऑफ अ गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ NaNO2 विथ HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये रिएक्शन हम लोग बोलते हैं कि जब एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, तो जब इसको डायजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो डायजोनियम सॉल्ट बन के आता है। जब हम लोग NaNO2 के साथ आप ट्रीट करोगे तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर एरोमेटिक अमाइंस की बात किया जाए तो एरोमेटिक अमाइंस में जो डायजोनियम सॉल्ट होता है स्लाइटली स्टेबल होता है कंपेयर टू एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। यानी कि आपको ए और बी के बारे में क्या आइडिया मिल रहा है कि दैट इज गोइंग टू बी अ एलिफेटिक अमाइन रेदर इट इज गोइंग टू बी अ एरोमेटिक अमाइन। तो यहां से तो यही आइडिया निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन में आप जो है आगे प्रोसीड करना, देखते हैं ऑप्शन में उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी डज नॉट मीन्स जो है आपका एरोमेटिक अमाइंस होना चाहिए। देन आगे क्या मेंशन किया हो, हाउएवर व्हेन द aqueous रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम डायजोनियम ऑफ सी इज वार्म गैस इज रिलीज। यानी कि जब इसको जो सी वाला है उसको अगर वार्म किया जा रहा है तब सी गैस इज रिलीज हो रहा है। मतलब जो एरोमेटिक के केस में होगा, मैं बोल रहा हूं कि स्लाइटली स्टेबल होगा, तो जैसे ही आप हीट करोगे तब जाके वो नाइट्रोजन जो गैस रिलीज किया जाएगा वो नाइट्रोजन गैस होगा। तो एक डिस्टिंग्विश पहले ही हम लोग का आ गया कि ए एंड बी इज गोइंग टू बी एलिफेटिक अमाइंस एंड सी इज गोइंग टू बी एरोमेटिक अमाइन। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोला है कि कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हैविंग 1 chiral compound, but when react with the positive tartaric acid टू आइसोमरिक सॉल्ट विल द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। यानी कि इन दैट सिनेरियो क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड तो कैरल है, कंपाउंड कैरल है, बट चूंकि ये रेसिव मिक्सचर होगा इस वजह से हो सकता है ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। बट इस कंपाउंड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक कैरल सेंटर प्रेजेंट है। अब जो है ऑप्शन में आप देखोगे तो क्लियरली देखोगे कि एक यही कंपाउंड है जिसमें एक कैरल सेंटर प्रेजेंट रह रहा है, यानी एक के बारे में तो आइडिया लग सकता है, और साथ में एलिफेटिक अमाइंस भी है, तो एक के बारे में आइडिया लग जा रहा है। देन अब बात करें इसमें ऑक्सीडेशन, और इन्होंने पी के वैल्यू HCl के साथ रिएक्शन कराया, टाइट्रेट कराया, तो पीके वैल्यू जो निकाला इनका कॉन्जुगेट एसिड का 5.1 आया। किसका इन्होंने कराया था, सी का कराया था। यानी कि अगर पीके वैल्यू इस केस में जो है 5.1 आ रहा है, यानी कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस है NH3+ का, यानी कि ये वीक बेस होगा। वीक बेस इसी में कंसीडर किया जाएगा। एरोमेटिक अमीन्स हम लोग मानते ही हैं कि एलिफेटिक अमीन से वीक बेस होता है। अब लास्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दिया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ H2O2 रिएजेंट नोन टू ऑक्सीडाइज अमीनो टू NO ग्रुप, मींस NH2 को NO ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो जब इसको H2O2 को आप कर रहे हो रिएक्शन, सी का रिएक्शन करा रहे हो H2O2 के साथ में, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल के आ रहा है, तो इस केस में पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन के आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि पैरा ये नाइट्रो में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये बेंजोइक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्लियरली ये करेक्ट होगा। लेकिन अदर ऑप्शन में देखो, अब जो है बोला गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ बी इज सिमिलर मैनर यील्ड 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में जब इसको ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो हम लोग बोलते हैं टेरिथाइलिक एसिड, ये फॉर्म करके आएगा। बट इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कराता हूं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला ग्रुप आपका NO में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ठीक है, वैसे ही इसकी बात कर ले तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ए क्या देगा, सॉरी बेंजोइक एसिड में देगा अगर इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो क्लियरली देख लो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका। तो इसमें मेंशन क्या किया गया है क्वेश्चन नंबर 59 में कि विच इज करेक्टली मैच। तो देखो ऑप्शन कंपाउंड ए तो ये हो जाएगा, कंपाउंड बी वो आपका जो है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, कंपाउंड सी हो जाएगा। साथ में आप जो है बात कर लेते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ABC। डी में क्या बोला है, कंपाउंड बी इज 2 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री अमाइंस तो होगा नहीं, बिकॉज 2 डिग्री अमाइंस होगा तो जो है गैस, जो नाइट्रोजन गैस हो तो रिलीज होगा नहीं। यानी 59 के केस में ABC विल बी करेक्ट। 60 की बात करते हैं हम लोग। 60 के केस में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम लोग को आइडिया लग गया कि कंपाउंड ए हम लोग का ये है, कंपाउंड बी ये है, कंपाउंड सी। अब आते हैं कंपाउंड ABC गिव्स अ पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट। क्या ये करेक्ट है?
बिल्कुल। अगर देखो जो है कार्बिलमिन टेस्ट किसके लिए कराते हैं हम लोग, 1 डिग्री अमाइंस के लिए कराते हैं, तो पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट देगा ही, क्योंकि ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों इस टेस्ट को देते हैं, एलिफेटिक एज वेल एज द एरोमेटिक, दोनों इसको पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करते हैं कि ऑल 3 कंपाउंड एबीसी कैन बी डिस्टिंग्विश बाई हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। गलत है, क्योंकि हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के डिस्टिंग्विश के लिए करते हैं। यहां तो सभी 1 डिग्री है, तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, यानी कि बी इज इनकरेक्ट। सी की बात करें, सी में क्या बोला है, आफ्टर डायोटाइजेशन ओनली कंपाउंड सी कैन फॉर्म अ कलर डाई विथ बीटा नेप्थॉल। देखो आप, तो ये जो है हम लोग रिएक्शन क्या देखते हैं कि जो डायोटाइजेशन होता है, मीन्स जो डाई फॉर्म करता है, ये डाई फॉर्मेशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब ये एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट रहता है। कैसे रिएक्शन होता है, तो बीटा नेप्थॉल के साथ में कुछ इस तरीके से ये हम लोग कलर्ड एक कंपाउंड देखते हैं जब हम लोग कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट है, बिकॉज अगर बी इसमें क्या कौन सा दिया हुआ है कि कंपाउंड सी हम लोग का एरोमेटिक अमाइन है, और एरोमेटिक अमाइन आपका जो है ये डाई फॉर्म करके देगा, फॉर्म कलर डाई विथ बीटा नेप्थॉल, बिल्कुल ये इसको डाई कंसीडर किया जाता है, तो सी इज करेक्ट। डी की बात करें, तो कंपाउंड ए एंड सी कैन बी डिस्टिंग्विश बाई हिंसबर्ग रिएजेंट। वंस अगेन फिर से प्रॉब्लम है इस ऑप्शन में, बिकॉज ए भी 1 डिग्री अमाइन है और सी भी 1 डिग्री अमाइन है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है टेस्ट किया जाता है, हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। यहाँ पे तो दोनों 1 डिग्री है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा क्लियरली आपका इस केस में, अगर मैं 60 की बात करूं तो आंसर हो जाएगा आपका ए अलॉन्ग विथ सी विल बी करेक्ट।